नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। हाल के दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में देश में काफ़ी बदलाव हुए हैं। परीक्षा की पद्धति बदली गई है, कई नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। पढ़ाने का तरीका, बच्चों के पढ़ने का तरीका एक तरीके से कंप्लीट लेवल पे काम हो रहा है, ताकि आने वाला जो भविष्य है भारत का, वो काफ़ी अच्छा हो सके। और बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे देश में अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में या दूसरी संस्थाओं में, उनका विकास और ज़्यादा हो सके। मेंटल स्तर पे वे काफ़ी मेधावी हो सके, ताकि देश के निर्माण में उनका योगदान हो, देश के नव निर्माण में उनका योगदान हो और उनकी अपनी कैपेसिटी बढ़े। तो आज के कार्यक्रम में ऐसे ही विषयों पर बात करना चाहते हैं। विशेष जो है हमारा परीक्षा पद्धति में जो बदलाव आया है सीबीएसई के, उस पर, और उसके अलावा और जो कुछ गतिविधियां हो रही हैं पूरे देश में या झारखंड में, उन पर भी। और इस पर बात करने के लिए मैंने खास मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोहर लाल साहब का, जो प्रिंसिपल हैं गुरु नानक स्कूल के। सर, हमारे कार्यक्रम में नमस्कार सर। आपका स्वागत है। सर, ये जो परीक्षा हुई लास्ट ईयर, उस परीक्षा में तो मतलब परीक्षा ही नहीं हो पाई, बच्चों को इंटरनल मार्किंग के आधार पे पास किया गया। कितना डिफ़िकल्ट था या कितना अच्छा था ये सब कुछ करना? गत वर्ष जब ये महामारी शुरू हुई, उसमें ये एक सबके लिए एक चैलेंज था कि क्लासेस कैसे हों, बच्चों की पढ़ाई कैसे चारों चारों रोज़ में चले और कैसे उनके एग्जामिनेशन हो। इस पर सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले तो हम लोग ऑनलाइन बोर्ड एजुकेशन में आए। पहले तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, फिर हम इस महामारी के दौरान हमें ऑनलाइन क्लास मोड में आना पड़ा। शुरू में दिक्कतें काफ़ी हुई, बाद में इसने पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज बहुत सुदूर क्षेत्र तक जहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो सरकार ने इस कदम में बहुत उचित मार्गदर्शन दिया। टीवी के माध्यम से ही उन्हें उनके तक हम लोग कंटेंट पहुँचा पाए और उनको उनकी पढ़ाई की गई। और उसके बाद फिर जब उनके एग्जामिनेशन का समय आया, बारी आई, तो काफ़ी चैलेंजेस थे कि कैसे एग्ज़ाम लिए जाएं। बच्चों को स्कूल बना नहीं सकते थे कोविड के कारण, और एक एग्ज़ामिनेशन लेना बहुत ही कठिन समस्या उसमें हो गई थी कि किस तरह से एग्ज़ाम लिए जाएं इसको। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में दिक्कतें काफ़ी थी, बच्चों तक बहुत में इंटरनेट नहीं, कहीं पर समय नहीं, लाइट नहीं। तो उसके लिए फिर सीबीएसई ने एक फार्मूला बनाया कि बिना एग्ज़ामिनेशन के एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो बच्चों को पास किया जाए और जो सबको एक्सेप्ट हो। जो बच्चों की जितनी भी जो आपको कैसे बच्चे भी उसमें नाराज़ ना हो, और बच्चे की जो स्तर था उसके हिसाब से उनके मार्क्स की मार्किंग किए जाए। तो सीबीएसई ने एक बहुत काफ़ी अच्छा फार्मूला बनाया। सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन उसमें था। जैसे क्लास 10 के मार्क्स, जैसे जो बच्चे क्लास 12th में थे उनके 10th के मार्क्स कुछ परसेंटेज लिए गए, कुछ 11th के जो असेसमेंट थे उनके मार्क्स लिए गए, तब जाके सीबीएसई ने उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया। और इसको सभी पेरेंट्स ने और सभी स्टेक होल्डर ने सहर्ष स्वीकार किया जी। और उसी तरह से क्लास 10th के भी जो बिना एग्जामिनेशन के उनके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, तो उसमें भी उनके जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जो क्लास में स्कूल होते हैं, क्लास असेसमेंट होते हैं, पीरियड टेस्ट जो हम लोग ऑनलाइन कराए थे, उसके बेसिस पर, उसके परसेंटेज पर एक फार्मूला तय किया गया। उस फार्मूला के तहत सारे स्कूलों को कहा गया कि वो मार्क्स सबमिट करें। उसके बाद सीबीएसई ने उनके पास्ट एक्सपीरियंस, हर एक स्कूल के पिछले 3 साल का रिकॉर्ड नहीं दिया गया कि 3 साल का रिकॉर्ड आपका क्या था, उसी रिकॉर्ड के आसपास में आपको रिजल्ट बनेगा उनका। तो एक फार्मूला बना के, एक सही फार्मूला बना के सब स्कूलों को भेजा गया। उस फार्मूले के तहत और कुछ गाइडलाइन दी गई थी, उसके तहत सारे स्कूलों ने अपने मार्क्स सबमिट किए, तब सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेयर किया। और इसमें सीबीएसई ने ये भी कहा था कि अगर किसी बच्चे को किसी तरह प्रॉब्लम है, कि दिक्कत है कि वो उस मार्क्स से सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए सीबीएसई ने कहा कि हम एक समय रहते एग्जामिनेशन कराएंगे। तो रिजल्ट डिक्लेयर के बाद बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे थे जो इससे सहमत नहीं थे, उनके लिए सीबीएसई ने फिर एग्जामिनेशन भी कराया और कल ही उसका रिजल्ट निकल गया है जी। तो एक पेरेंट्स के लिए भी एक सीबीएसई ने बहुत विश्वसनीय काम, सब सीबीएसई का विश्वास और लोगों पर बढ़ गया कि एक बहुत अच्छे पॉलिसी के तहत ये काम इस पैंडेमिक के दौरान हुआ है। तो ये मैं सीबीएसई को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि इतने बड़े लार्ज स्केल पर, जहाँ लाखों लोग, 20 लाख लोग बच्चे एग्जाम देते हैं, सारे पेरेंट्स में बहुत संतुष्ट थे। और ये जो पैंडेमिक हुआ, जी। इसके रिजल्ट के कारण बहुत बच्चों का भविष्य भी था कि आगे कॉलेजों में एडमिशन कराना था उनको,
उनकी चिंता उनके बहुत थी कि समय पर रिजल्ट निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, आगे कॉलेज में एडमिशन क्या, उनका भविष्य क्या होगा। तो ये CBSE ने सारा कुछ देखते हुए उस हिसाब से रिजल्ट बनाया और टाइम लाइन भी बनाई कि विद इन दिस टाइम रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है हमें। तो CBSE ने टाइम के साथ डिक्लेयर किया और किसी भी पेरेंट बच्चे को भविष्य के लिए उन्हें और भी एक मौका मिला कि जो अपने पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उनके आगे भी जो एडमिशन जिस इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, कहीं एडमिशन हो, तो उनके लिए वो उस पर कोई दिक्कत नहीं आई। इसे सहर्ष स्वीकार किया गया। अच्छा, ये कुछ कह रहे ये थे पिछली बार का ये पैंडेमिक का था, ये लास्ट ईयर जो CBSE ने डिक्लेयर किया है। जी। और अब जो तय हुआ है कि परीक्षाएं अब 2 बार होंगी, CBSE ने ऐसा कहा है, तो ये किस तरीके से होगा, इसकी पूरी संरचना क्या होगी, कैसे करेंगे आप लोग? तो ये CBSE के पास्ट एक्सपीरियंस जिसे उन्होंने देखा कि पिछली बार एग्ज़ाम नहीं करा पाए थे, तो इस ईयर भी CBSE ने उसी तरह से कोई फॉर्मूला तय किया है कि इसको और भी ऑथेंटिक बनाया जाए। तो उसके लिए CBSE ने देखा कि अब पैंडेमिक है, अभी पता नहीं दूसरी लहर तो अभी ख़त्म हुई, तीसरी लहर का कोई पता नहीं आनी है कि नहीं आनी है। तो उस पर भी इन्होंने एक मंथन किया कि इस एग्ज़ाम को क्यों नहीं 2 भाग में बांट दिया जाए। तो CBSE ने बच्चों को हित में रखते हुए इस पूरे साल को दो टर्म में, 2 सेमेस्टर में बांट दिया है। एक को टर्म 1 कहा है, एक को टर्म 2 कहा है। तो टर्म 1 जो है वो जितना भी सिलेबस CBSE ने पिछली बार जो दिया था उसके हिसाब से वो टर्म 1 का सिलेबस 50% कर दिया। आधा सिलेबस आपको टर्म 1 में पढ़ना है और आधा सिलेबस टर्म 2 में पढ़ना है। और CBSE ने डिटेल करिकुलम अपने जारी कर दिया है, सारे स्कूल में बच्चों के पास पहुंच गया है। फर्स्ट टर्म में क्या सिलेबस 50% का होगा और कौन कौन चैप्टर फर्स्ट टर्म में पढ़ाए जाएंगे। उसी तरह से सेकेंड टर्म का सिलेबस भी CBSE ने डिक्लेयर कर दिया है। और CBSE ने कहा है कि जो पहला टर्म जैसे ख़त्म हो जाता है वो नवंबर तक उन्होंने टाइम दी है। नवंबर के मिड नवंबर से दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक CBSE एक टर्म 1 का एग्जामिनेशन लेगी और वो 50 मार्क्स का होगा। वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले हैं 70 मार्क्स के होते हैं तो 35 मार्क्स का होगा। कोई सब्जेक्ट इंटरनल असेसमेंट वाले हैं जो 80 मार्क्स के होते हैं तो 40 मार्क्स का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होंगे। और ये एग्जामिनेशन CBSE ने पैटर्न भी पूरा चेंज किया है। आज तक हम लोग जानते थे कि CBSE पूरी पूरे सब्जेक्टिव पेपर लेती है, पेन एंड पेपर, बट ये पहली बार CBSE जो OMR शीट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर एग्जामिनेशन लेने जा रही है। सारे क्वेश्चन MCQ आएंगे। और वो टाइम लाइन भी CBSE ने दिया है कि 90 मिनट्स का वो जो पेपर होगा, 90 मिनट में कम उन्हें एग्ज़ाम बच्चे को देना है फर्स्ट टर्म का। और उन्हें OMR शीट मिलेगी, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित होंगे। तो इन पर बेस क्वेश्चन होंगे, हर एक सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन उसी पर होंगे। और टाइम 90 मिनट्स का होगा। ये फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा, बच्चे अपने आंसर OMR शीट पर करेंगे। और ये इन्होंने इस तरह कहा है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे, बोर्ड की डेट शीट भी इस पर आएगी। बोर्ड की डेट शीट अभी 10 रजिस्ट्रेशन के अभी कंप्लीट हो चुके हैं, अगले हफ्ते बोर्ड की डेट शीट आ जाएगी और बच्चे उसको तैयारी करें। और मैं ये बच्चों से कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कोविड रहा तो जो मार्च वाला सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन है हो सकता है वो ना हो पाए, अगर सिचुएशन ठीक ना रहे तो उनके जो रिज़ल्ट बनेंगे इसी एग्जामिनेशन के बेसिस पर रिजल्ट बनेंगे। तो उनके लिए ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज़ गुड एज फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये बच्चों से मैं कहूँगा ये पूरी तैयारी के साथ अच्छे से एग्जामिनेशन दें। और CBSE ने ये भी कहा है इनके साथ साथ में पीरियोडिक टेस्ट, CBSE ने कहा पूरे साल में आपको 3 पीरियोडिक टेस्ट करवाने हैं, 2 पहले टर्म में, 1 दूसरे टर्म में, या उल्टा भी कर सकते हैं, 1 पहले टर्म में 2 बाद के टर्म में। और बच्चों को स्टूडेंट प्रोफाइल बनाने हैं, उनके सब्जेक्ट एनरिचमेंट के मार्क्स होंगे। ये सारे मार्क्स को CBSE के साइट पर जाके स्कूलों को अपलोड करना है। अगर किसी कारणवश नवंबर के एग्जामिनेशन ना हो पाए तो ये जो इंटरनल असेसमेंट है ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इन पर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये पहला टर्म जो है ये बच्चों के लिए बहुत अति आवश्यक है और ये उसको अच्छे से तैयारी करके एग्जामिनेशन दें, बिकॉज इसी पर उनका रिजल्ट काउंट करता है। ये 50% सिलेबस भी कम हो गया बच्चों के लिए और जितने भी सब्जेक्ट इनके होंगे, चाहे साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, जो 10th क्लास के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं ये सारे 40 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के असेसमेंट होंगे। और वैसे ही क्लास 12th में जो एग्जामिनेशन होंगे, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 70 मार्क्स के होते हैं। तो इनके 35 मार्क्स के अभी एग्जामिनेशन होंगे और 35 मार्क्स के बाद सेकंड टर्म एग्जामिनेशन होंगे।
तो ये पहले टर्म की रूपरेखा ये है। अच्छा, और जैसे पहले टर्म की परीक्षा बता रही कि कम्प्लीटली OMR सीट पे होगी, सेकेंड टर्म की परीक्षा कैसे हाँ, होगी? तो अब सेकेंड टर्म जो एग्जामिनेशन इनका मार्च में होना है, मार्च के लास्ट में, फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में ये सेकेंड टर्म का सिलेबस सेकेंड टर्म होगा, और वो एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, और वो पेन एंड पेपर टेस्ट होगा। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे CBSE के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। CBSE ने इसके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। CBSE के लिंक पर क्वेश्चन पेपर है, बच्चों से मैं कहूँगा वो जाके देख लें और उसे वैसे ही तैयारी करें। ये सेकेंड टर्म जैसे जो एग्जामिनेशन पहले हम लोग यूजुअली होते 3 आवर्स के होते थे, अब ये 2 आवर्स के होंगे, और जो 50 मार्क्स 50% सिलेबस है, आधे सिलेबस पर ही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि पूरे पर क्वेश्चन आएंगे। ये भी CBSE ने पहली बार ऐसा किया है कि टर्म सेमेस्टर वाइज ही एग्जामिनेशन होंगे। जो पोर्शन फर्स्ट टर्म में आ गया वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। सो सेकंड टर्म का सिलेबस उनका अपना अलग से होगा, उसी पर ही क्वेश्चन आएंगे उनके, और वो सब्जेक्टिव होंगे। अब रही जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो भी साथ साथ में प्रैक्टिकल्स भी उसमें होंगे, और ये जो रिजल्ट जो बनेगा ये दोनों को मिलाकर, दोनों एग्जामिनेशन अगर हो जाते हैं तो दोनों को मिलाकर रिजल्ट CBSE कल डिसाइड करेगा। अगर वो सेकंड टर्म नहीं हो पाया तो फर्स्ट टर्म पर रिजल्ट बनेगा, अगर फर्स्ट टर्म नहीं हो पाया तो सेकंड टर्म पर रिजल्ट बनेगा। तो ये CBSE ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि दोनों में से दोनों एग्जामिनेशन इसलिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों हो गया तो दोनों पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा उनका। दोनों परीक्षाएं होगी तो दोनों पर रिजल्ट दोनों डिक्लेयर पर करेगा। अच्छा, तो ये कितना मतलब चैलेंजिंग होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा और बच्चे OMR सीट पे उतने फ्रेंडली नहीं होंगे, और क्लासेस तो अभी हाल ही में शुरू हुई हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है। सबसे पहले तो CBSE के लिए टाइम लाइन, एक पहले क्या होता, साल में एक बार परीक्षा होती थी, पूरी तैयारी उसकी होती थी। अब CBSE को 2 बार तैयारी करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। बच्चे भी उसके लिए तैयार नहीं थे पहले। बच्चों को मन में है कि हमारा एग्जाम मार्च में देना है, तो बच्चे वैसे तैयारी करते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी साथ साथ में पढ़ते थे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज दोनों टर्म के अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा उनको। और बच्चों के लिए चैलेंजिंग तो हुई, वही एग्ज़ाम को 2 बार लिखना है। और जो पहला एग्जामिनेशन जो रहेगा, जो OMR बेस है, ये मैं अगर बच्चों की नज़र से देखूं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज आप देखते होंगे जितने भी कंपटीशंस आगे में होते हैं, चाहे JEE मेंस हो गए, चाहे वो सारे आजकल OMR बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक तरह से बच्चों को एक सीखने का मौका मिलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन हमें, और वो जल्दी समझ पाएंगे उस चीज़ को, तो उनको आगे बहुत सहायता मिलेगी इस OMR से बेसिक से। नई चीज़ तो है बच्चों को, इसलिए मैं सारे स्कूलों से भी कहूँगा कि एक मॉक टेस्ट बच्चों को जरूर करा लें, बच्चों को प्रैक्टिस टेस्ट करा लें कि किस तरह से एग्जामिनेशन OMR दिया जाता है, OMR कैसे फिल किया जाता है। 12th के बच्चे तो कुछ जानते भी होंगे, 10th के बच्चे बहुत नए होते हैं। OMR कैसे फिल किया जाता है, रोल नंबर कैसे डाला जाता है, पेन से पेंसिल से, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सारे इंस्ट्रक्शन को पूरे ध्यान से पढ़ें। वैसे CBSE ने अपने गाइडलाइन निकाली है, और हेल्पलाइन नंबर भी CBSE का है, किसी को कोई दिक्कत हो उस गाइडलाइन पर जाके पढ़ें। उसके अलावा रांची में भी सहोदय स्कूल कम्प्लेक्स है, और बहुत सारे प्रिंसिपल भी इसमें लगे हुए हैं। अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, प्राचार्य से, शिक्षकों से आप जरूर मार्गदर्शन लें, और उसको एक एग्जाम सही तरीक़ा से तैयारी आप एग्ज़ाम की करें, और कैसे OMR को फिल करना है, कैसे समय सीमा का ध्यान रखना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, पेन से भरना है कि पेंसिल से भरना है, उसमें CBSE ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि OMR शीट को हम लोग पेन से ही भरेंगे, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। तो बहुत बच्चे सोचते होंगे कि OMR है तो पेंसिल से करेंगे, एक मन में धारणा होती है, बट ये आपको पेन का ही यूज़ करना उसमें है। तो CBSE ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, और काफ़ी इंस्ट्रक्शन और अच्छी डिटेल इंस्ट्रक्शन उसमें दी हुई है CBSE गाइडलाइन में। आप CBSE साइट पर आप जाके देख सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल से चाहे शिक्षकों से मदद ले सकते हैं आप उसकी। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे ईश्वर न करे कि फिर से पैंडेमिक का वो विकराल रूप आए, कभी तो ठीक है सौभाग्य से, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि फर्स्ट टर्म एग्जाम भी नहीं ले पाए, सेकेंड टर्म एग्जाम भी नहीं ले पाए, तो फिर क्या रिजल्ट होगा? हाँ, ऐसी संभावना अगर बनती है कि फर्स्ट टर्म भी नहीं हो, सेकंड टर्म भी नहीं हो, तो जो भी CBSE के जो भी स्कूलों के द्वारा इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, पीरियडिक टेस्ट आपने स्कूल में 2-3 पीरियड टेस्ट जो दिए गए, एक उनको हम लोग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उनके मार्क्स भेजने पड़ेंगे। और साथ में सब्जेक्ट एनरिचमेंट जो होती हैं, जो बच्चों की क्लास वर्क कॉपी है, उस पर भी कुछ मार्क्स मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के प्रोफाइल होते हैं, प्रोफाइल पर ही मार्क्स मिलते हैं। एक जो इंटरनल असेसमेंट 9-10 में होते हैं, क्लास 20 मार्क्स के होते हैं। तो वो 20 मार्क्स के असेसमेंट जो होंगे
दो टर्म में होते हैं। पहले टर्म में 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट होंगे, नेक्स्ट टर्म में 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो ये दोनों को जोड़ के ये रिकॉर्ड हम सीबीएसई को भेजेंगे। सीबीएसई पर इस पर रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। और इसलिए मैं बच्चों से भी कहूँगा कि जितने भी क्लास में टेस्ट होते हैं उसको सीरियसली आप लें, और जितने भी सब्जेक्ट एनरिचमेंट आपकी, जैसे साइंस में सोच मैप वर्क होगा, साइंस में आपके लैब एक्टिविटी होती है, कॉपियाँ जमा करनी पड़ती हैं, और उसी तरह से आपको इंग्लिश में, हिंदी में असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की क्लासेस होती हैं, आप उनमें ज़रूर भाग लें। और ये सारे एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों टर्म के। और जो भी 3 आपके पीरियड टेस्ट होंगे उनके तीनों में 2 में जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो आपके लिए जाएंगे, और सीबीएसई पर उन पर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। और इसी तरह से जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सीबीएसई ने कहा है, जैसे पहले क्या होता था कि साल के अंत में जब थ्योरी एग्जामिनेशन होते थे उसके पहले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते थे। जैसे मार्च में एग्जामिनेशन अगर फाइनल होते थे तो जनवरी से उनके एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल शुरू हो जाते थे। वो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते थे, एक्सटर्नल बाहर से एक्सटर्नल आते थे, स्कूल में आके एग्जाम कंडक्ट कराते थे। तो इस पैंडेमिक के दौरान सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को भी 2 भाग में बांट दिया है। पहले टर्म के दौरान 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे जो स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही लिए जाएंगे, और दूसरे जो सेकंड हाफ में जो फाइनल एग्जामिनेशन होंगे, अगर सिचुएशन ठीक रही तो वो 15 नंबर के जो प्रैक्टिकल हैं वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सीबीएसई नियुक्त करेगा, वो आके कंडक्ट कराएंगे। तो ये दोनों को मिला के फिर वो रिजल्ट 30 मार्क्स रिजल्ट बनेंगे। तो ये भी सीबीएसई ने एक बदलाव किया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट जमा करने पड़ते हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी आप ज़रूर जमा करेंगे समय से, पहले टर्म ही जमा कर दें कि जिससे आपके मार्क्स पहले समय में चले जाएं। तो ये प्रोजेक्ट वाले भी बहुत आपके विषय में, जैसे बिजनेस स्टडी होते हैं, अकाउंटेंसी होती है, उनके असेसमेंट होते हैं, वो भी आप प्रोजेक्ट जरूर जमा करेंगे, उस पर मार्क्स मिलते हैं। वो फर्स्ट टर्म में आप सारा कंप्लीट कर लें, सेकंड टर्म का वेट ना करें, बिकॉज सेकंड टर्म में क्या होगा क्या कहना मुश्किल है। तो फर्स्ट टर्म में आप वेट में आप जमा कर देंगे तो हो सकता है आपको उस पर रिजल्ट आपको डिक्लेयर किया जा सके। अच्छा, अब ये नैस की चर्चा है, आप उसके कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के, तो ये नैस क्या है, एक तो यह बता दीजिए जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए, और दूसरा कि ये किस तरीके से होगा इस साल, कैसे सब कुछ, क्या प्लान है उसका? नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धता परीक्षण, ये एक तरह से सेंसस होता है। ये हर 4 सालों में 2017 में हुआ था, एनसीईआरटी ने कराया था। ये 2021 में फिर होने जा रहा है। ये सीबीएसई अब इस बार कराएगी इस चीज़ को। ये पूरे भारतवर्ष में 722 जिलों में होना है ये, और ये हर एक स्कूलों पर होना है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि हमें क्लास 3 के, 5 के, क्लास 8 के, पहले इन क्लासों में होता था, इस साल से क्लास 10वीं को भी जोड़ा गया है। तो हर बच्चे के मानसिक स्तर, क्या बौद्धिक उनका स्तर है, उसको परीक्षण किया जाता है। इस बौद्धिक स्तर को जांचने के लिए एक तरह से क्वेश्चनेयर बनाए गए हैं हर क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से। क्लास 3rd के अलग स्टैंडर्ड होंगे, क्लास 5th के बच्चों के अलग स्टैंडर्ड होंगे, क्लास 8th के अलग, और क्लास 10th के। तो एक क्वेश्चनेयर होगा, वो बच्चों को एक सैम्पल सर्वे चुना जाएगा। पूरे स्कूलों में, रांची में 200 स्कूलों में होने जा रहा है ये, और उस सैंपल में जाके बच्चों से वो क्वेश्चनर भराया जाएगा। उसके बाद एक पूरा कंप्लीट डाटा इकट्ठा होगा और उस डाटा को सर्वे किया जाएगा। तो उस बच्चे को बौद्धिक स्तर की हमें जानकारी मिलेगी, और उसके हिसाब से जो किताबें बनती हैं, जो सिलेबस तय होता है, एक तरह से एजुकेशन जो पॉलिसी डिसाइड होती है, इसके बाद वो डिसाइड करते हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा काम भी होने जा रहा है इस चीज़ को, कि आने वाले समय जो 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं, और उसमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव लाना हमें है, उसके हिसाब से एक तरह से ये सेंसस होता है। उसके हिसाब से हम शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएं हम लोग। जैसे आपने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव होने जा रहे हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग चेंजेस, बदलाव देखते हैं, समय के अनुसार बदलाव करना भी चाहिए हमें, तो वो उसके लिए होता है। ये फिर 12 नवंबर को से पूरे इंडिया में एक साथ ही होगा। तो इसमें क्या होगा कि स्कूल के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, या कुछ चुनिंदा बच्चे होंगे? क्वेश्चन आए उनका किस तरीके का होगा, वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव होगा? ये क्वेश्चनर ऑब्जेक्टिव होगा, और ये सैंपल चुने जाएंगे। किसी स्कूल में क्लास थर्ड के बच्चे होंगे, किसी स्कूल में क्लास 5वीं के बच्चे होंगे, किसी में 8वीं के बच्चे होंगे। एक सैंपल चुना जाएगा। ये सैंपल भी उसकी तैयारी हो रही है, और उसी हिसाब से बच्चों का डाटा कलेक्ट करके फिर उनको क्वेश्चन दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा टास्क होगा, बहुत बच्चों उसमें इन्वॉल्व होंगे, और उनकी जो बौद्धिक परीक्षण जो उनका होगा
उसके बाद फिर हम डाटा कलेक्ट करने के बाद तो उस पर फिर एक नया सर्वे होगा, उसके बाद सारी डिसाइड होगी, उसकी पॉलिसी डिसाइड होगी उसके बाद। अच्छा, और ये जितना कुछ चेंज हो रहा है सीबीएसई ने किया है हाल के दिनों में, जो 10th के बच्चे हैं वो तो चलिए उनके पास 2 साल का वक्त होगा इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाने के लिए, लेकिन जो बच्चे 11th या 12th में हैं और उनके पास ये चेंज हो रहा है, बच्चों को कितनी दिक्कत होगी इससे compete कर पाने में, या बच्चों के लिए पॉजिटिव होगा जो 11th-12th के बच्चे उनके लिए? 11th-12th में जो बच्चे हैं, देखिए क्लास 10 तक एक पब्लिक एग्जामिनेशन पहले होता है, वो फेस करते पहली बार करते हैं। अब 11th-12th में जो बच्चों का कैरियर पर अब आ जाती है, उनके 2 साल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने कैरियर लाइफ में। अब यहीं से उनकी फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स देयर कैरियर। अब इस पैंडेमिक में आप देखे होंगे पिछली बार से बच्चों को स्कूल ही नहीं बुलाया गया, घर में रह के पढ़े। थोड़ी दिक्कतें तो बच्चों को आई, बिकॉज एक जो 1-to-1 इंटरेक्शन क्लास में होता है, बच्चों को फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, पीयर प्रेशर, बच्चों का आप साफ सीखने की क्षमता होती है, लिखने की कैपेसिटी होती है, ये सब असर तो किया है ऑनलाइन एजुकेशन में। बट अभी जैसे धीरे धीरे पैंडेमिक कम हो रहा है, तो सरकार ने भी स्कूल खोलने की इजाज़त दी है 11-12 बड़े सीनियर बच्चों के लिए। तो अभी हम लोग ये जो देख रहे हैं बच्चे स्कूल में आना शुरू हुए हैं, तो थोड़ी उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। एक जो लिखने की हैबिट थी वो कम बच्चों को हो गई थी, तो अभी ये समय उनके लिए थोड़ा क्रूशियल है। बट अगर सिचुएशन ठीक रहता है तो और भी धीरे धीरे बच्चे अब समझ पाएंगे इस चीज़ को। चैलेंजिंग तो है आने वाले समय में उनके लिए, और सिलेबस भी सीबीएसई ने पिछली बार थोड़ी कटौती की थी सिलेबस को, तो कुछ पोर्शन बच्चों ने नहीं पढ़ा ड्यू टू पैंडेमिक कारण, उनके लिए वही बर्डन है, बिकॉज कंपटीशन में उनके वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। एक उनके लिए वही चैलेंजिंग है कि उसको कैसे कंप्लीट करें, तो वो भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा उनके लिए। बट ये एक हमेशा आपदा में अवसर भी मिलता है, बच्चों के सीखने की भी बहुत क्षमता। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन भी एक नया मोड आ गया है, अब बच्चे इस पर थोड़े पर सीख चुके हैं, इस चीज़ को, इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। अब इसको अब देखेंगे जितनी सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती हैं, लोग ऑनलाइन ट्यूशन भी शुरू कर दिए हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो गई हैं, तो ये घर में रह के बच्चों को बहुत सारे, देखिए बहुत बच्चे पहले बोलते स्कूल में समय लगता है, समय बर्बाद होता है, अब उस तरह सोचेंगे बच्चे घर में रह के पढ़ें तो वो समय भी बचता है उन्होंने। तो दोनों तरफ से हैं, अच्छे अवसर की बात है, बच्चे अगर उसको अच्छा से लें तो एक अच्छा उनके पास अवसर है कि घर में रह के भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं वो। अच्छा, पहले वैसा होता था जब पैंडेमिक नहीं था, प्री पैंडेमिक एरा में, कि ट्रेनिंग्स होती थी टीचर्स की, और लोग जाते थे, ट्रैवल करते थे, गेट टुगेदर होता था और ट्रेनिंग लेकर आते थे, फिर बच्चों में उसको इम्प्लीमेंट करते थे। अब पैंडेमिक ने तो सबको आपके कंप्यूटर में ला दिया है, तब आप ऑनलाइन करते हैं। किस किस तरह की ट्रेनिंग्स आजकल हो रही है, उसमें कितना कुछ चेंज है, आप लोग की क्या फीलिंग है उसको लेकर? ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग होती है, शिक्षकों की ट्रेनिंग हो, चाहे प्रिंसिपल की भी ट्रेनिंग बहुत सारी होती है, तो पहले एक ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी, उसमें एक शेयर एक्सपीरियंसेस शेयर जो करते थे आपस में वीएक्स करते थे, वो अब अच्छी उस तरह से नहीं हो पाता है। एक मशीन लर्निंग हो गई और एक फेशियल लर्निंग हो गई, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक आपस में जब क्लास में आप रहते हैं बच्चों से इधर मिलना, उनके एक्सपीरियंस के फेशियल एक्सप्रेशन देखना, बातचीत करनी, एक अलग चीज़ को फ़ायदा होता है। बट ऑनलाइन अभी तो और कोई मोड हमारे पास बचा नहीं, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन शुरू हो चुके हैं सीबीएसई में। उसका सिर्फ यही फ़ायदा है कि आप घर में बैठ के कहीं बैठ के आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ऑफलाइन में क्या था, हमें जाना, ट्रैवल करना पड़ता था, वहाँ मिलना पड़ता था। एक वो आपस में एक दूसरे से मिलना, वो अलग चीज़ थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फेस से भी समझ के, वो आपस में पीयर प्रेशर उसे आप समझ सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता था। बट इस मशीन में, ऑनलाइन ट्रेनिंग में वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, माने वो मशीन ही है, मशीन से बात करनी है, वो हो जाती है, सारी ट्रेनिंग होती है। और ये भी एक अच्छी बात है, सीबीएसई ने अब ट्रेनिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुल चुका है कि अब ट्रेनिंग माने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। पहले उसमें आपको एक ट्रेनिंग के लिए आपको दिन भर लग जाता था, आप एक दिन में 3-4 ट्रेनिंग हो सकती है। ये थोड़ी फ़ायदा बच्चों की, टीचरों के लिए भी हो गया, घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनको घर में दूसरे काम से ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अब ये जो शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग हो रही है, सीबीएसई ने कम से कम 50 आवर्स ट्रेनिंग सबके लिए कंपलसरी कर दी है। तो इस ट्रेनिंग को अभी जैसे आने वाले समय में शिक्षा में और बदलाव हो सकता है। एक ये मोड भी हम लोग के लिए अब एक्सेप्टेशन, अब आपको अल्टरनेटिव मोड मिल जाएगा, आप स्कूल जाइए या ऑनलाइन पढ़िए, ये दोनों में से हमारे बच्चों के लिए चॉइस आ जाएगा। बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेज हैं, वहाँ पर भी यही बात आ जाएगी कि आप दोनों में से कौन मोड चुनना चाहेंगे, कि ऑनलाइन कि ऑफलाइन। ये एक नया कंसेप्ट बहुत जल्दी भारतवर्ष में आने वाला है।
चलिए अब क्योंकि हमारे कार्यक्रम में वक्त काफ़ी कम है, 1 मिनट का ही है, कुछ आप कहना चाहते हो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की तो प्लीज़। मैं तो ये बच्चों से कहूँगा कि ये एग्जामिनेशन जो है आप इसको फाइनल एग्जामिनेशन की तरह लें और अच्छी तैयारी करके दें, अपना बेस्ट एफर्ट लगाएं। और ये एग्जामिनेशन फिर आप समझ ये चांस और दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सिलेबस भी आपका आधा है, कम सिलेबस है, आप अच्छे मार्क्स में सिक्योर कर सकते हैं और यही फिर आपके रिजल्ट के लिए राह दिखाएगा और आने वाला आपका भविष्य आपको उज्जवल होगा इससे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बातचीत से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आप जो बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। और मुझे भी इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।